बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरशिप सीरीज का ये पेपर नंबर 3 है, जो इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक पर मुश्तमिल है। ये SS, SSS, CSS, PMS और चारों सूबाई दारुल-हुकूमत और 5वां गिलगित बल्तिस्तान, उनमें आने वाले तमाम लेक्चरशिप के, CSS के, PMS के जितने भी पेपर हैं उन सब के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु काइंड द टर्म द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, शऊर का धारा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, शऊर का धारा, समझ का धारा, ख्यालात का धारा। इसको किसने काइंड किया है, तराशा किसने है, किसने इजाद किया है? Who coined the term the stream of consciousness? इसका आंसर है अमेरिकन फिलासफर एंड साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकी फिलासफर और माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स, जो 1842 में पैदा हुआ और 1910 में फौत हुआ। और इसका एक भाई था, बड़ा मशहूर नावलिस्ट हेनरी जेम्स, उसका ये भाई था। कौन? विलियम जेम्स, अमेरिकन फिलासफर और साइकोलॉजिस्ट। उसने ये काइंड किया द टर्म द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसने ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, शऊर का धारा, अपने एक ट्रीटाइज, मकाला जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात के असूल, जो 1890 में पब्लिश हुआ। उसने 1890 में ये जो टर्म थी द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अमेरिकन फिलासफर और साइकोलिंग्विस्ट विलियम जेम्स, उसने ये काइंड की। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए, हु इज द फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हु इज द पायनियर, who is the first person who coined the term the stream of consciousness, तो आपने आंसर देना है विलियम जेम्स। उसने अपनी एक ट्रीटाइज या बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में पब्लिश हुई, तो उस वक्त इसने ये जो टर्म है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको तराशा, उसने काइंड किया। सेकंड क्वेश्चन देखें, डिफाइन, तारीफ करनी है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या चीज है, शऊर का धारा किसको कहते हैं, इसकी तारीफ। तो आंसर है आ नैरेटिव मॉड आर तकनीक, यानी एक बयानिया तकनीक जिसमें कोई कहानी बयान की जाती है, दैट रिप्रेजेंट्स, जो नुमाइंदगी करती है, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल प्रोसेस। एक इंडिविजुअल, एक इनफरादी शख्स के दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है, वो तकनीक जो मुसलसल फ्लो को जाहिर करे, उस फ्लो को जो एक फर्द के दिमाग में चल रहा होता है, उसको हम द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, शऊर का धारा। शऊर का धारा, मिसाल के तौर पर आपने वर्जीनिया वुल्फ का एक नावल पढ़ा है, टू द लाइट हाउस। तो टू द लाइट हाउस में जो मेन कैरेक्टर होता है, वो बैठे बैठे वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। या एक और एग्जांपल ले लीजिए, मिसाल के तौर पर आप क्लास में बैठे हो या घर पर बैठे हो, आपका वजूद तो क्लास या घर में होता है, लेकिन आप वहां बैठे बैठे बहुत दूर पहुंच जाते हैं। कभी आप कराची पहुंच जाते हैं, कभी आप अमेरिका पहुंच जाते हैं, इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, कभी आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आप ओरिजिनल नहीं पहुंच सकते। तो वो जो ख्यालात की जो कड़ी होती है, उसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। आ नैरेटिव मॉड या आर तकनीक दैट रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंडिविजुअल्स मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Who was जोसे सारामागो? जोसे सारामागो कौन था?
इन इंग्लिश लिटरेचर। जोजे सारामागो की क्या अहमियत है इंग्लिश लिटरेचर में? जोजे सारामागो जो 1922 में पैदा हुआ और 2010 में फौत हो गया, आप पुर्तगीज नावलिस्ट, पुर्तगाल का एक नावल निगार था, एथेइस्ट, दहरिया था, यानी खुदा को नहीं मानता था। कम्युनिस्ट और एथेइस्ट एक ही बात है। वो वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, जिसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला 1998 में फॉर हिज नावल, उसके नावल ब्लाइंडनेस जो 1995 में पब्लिश हुआ। इसके अंदर इसने ही यूज द टर्म द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जोजे सारामागो को 1998 में उसका नावल ब्लाइंडनेस, अंधे लोग, जो 1995 में पब्लिश हुआ, इस पर उसको और इसके दीगर जो नावल हैं उस पर 1998 में इसको, जो पुर्तगाल का था, नावलिस्ट था, इसको नोबेल प्राइज मिला। इसमें इसने द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, शऊर के धारे को भी इस्तेमाल किया है। नंबर आगे 4 है, विच आर फेमस राइटर्स, कौन कौन से वो मशहूर राइटर हैं जिन्होंने who used the term the stream of consciousness, जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, शऊर के धारे की टर्म को इस्तेमाल किया। नंबर 1 है डोरोथो रिचर्डसन, ये फीमेल ब्रिटिश नॉवलिस्ट है। डोरोथो रिचर्डसन, इसने अपने नावल पॉइंटेड रूफ्स जो 1915 में ये पब्लिश हुआ, इसके अंदर इसने 13 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स, 13 ऑटोबायोग्राफिकल सवानी उम्री नावलों का, जिनका टाइटल है पिलग्रिमेज, उसको इसने पॉइंटेड रूफ्स के नाम से इन 13 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स को मिला के और इनका नाम पिलग्रिमेज रख के पॉइंटेड रूफ्स 1915 में जो पब्लिश हुआ, डोरोथी रिचर्डसन फीमेल नावल निगार है, इसने इसको लिखा और इसने इसमें शऊर के धारे यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को शामिल किया। आपको ये भी बता दूं कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये विलियम जेम्स के बाद पहला राइटर है, यानी खातून नावल निगार है, जिसने सबसे पहले 1915 में ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल किया। नंबर आगे 2 है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस का नावल है यूलिसीज, इसमें इसने 1922 में जो पब्लिश हुआ, जेम्स जॉयस का नावल है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस्तेमाल हुआ है। नंबर 3 है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का नावल है मिसेस डेलोवी, जो 1925 में पब्लिश हुआ, और एक और नावल है टू द लाइट हाउस 1927 में ये पब्लिश हुआ, और तीसरा नावल है द वेव्स 1931 में जो पब्लिश हुआ। इन तीनों में इसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल किया है। नंबर आगे 4 है विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर के अपने नावल एज आई ले डाइंग, जो 1930 में पब्लिश हुआ, इसमें इसने इसको यूज किया है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और दूसरा नावल है इसका द साउंड एंड द फ्यूरी, जो 1929 में पब्लिश हुआ, इसमें भी इसने यूज किया। इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि जो एज आई ले डाइंग नावल है, ये ट्रेजी कॉमेडी है। ट्रेजी कॉमेडी प्ले में भी होती है, ड्रामे में भी, और नावल में भी होती है। ये विलियम फॉकनर अमेरिकन नॉवलिस्ट है, इसको नोबेल प्राइज 1949 में मिला। एक्चुअल ये 1949 का जो नावल था
उसके लिए जिन जिन राइटर्स को रिकमेंड किया था, तो वो जो कमेटी थी उसकी सिफारिशात पर कोई भी राइटर जो है वो पूरा नहीं उतरा। इसलिए इसको विलियम फॉकनर अमेरिकन को 1949 में ये अवार्ड नहीं दिया गया नोबेल प्राइज का, बल्कि ये अपना 1950 में ये इसको एक और जो नोबेल प्राइज राइटर था उसके साथ मिलकर दिया इसको। लेकिन ये जो विलियम फॉकनर था इसको फिर ये 1950 में 1949 का जो नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला नंबर है मार्शल प्राउस्ट। ये फ्रेंच राइटर है, नावलिस्ट है मार्शल प्राउस्ट। इसका जो नावल है रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट जो 1913 में पब्लिश हुआ, इसका जो सेकंड नेम है इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। इसके अंदर भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा और बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया। मिसाल के तौर पर टी.एस. इलियट ने अपनी एक पोएम है जो बड़ी मशहूर है, द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफ्राक, उसके अंदर इसने इस्तेमाल किया है। इस तरह सिल्विया प्लैथ जो अमेरिकन राइटर है, टेड ह्यूज की बीवी जिसने खुदकुशी की थी और चूल्हे में सर रखकर जो फौत हो गई थी, मर गई थी, उसका द बेल जॉर एक प्ले है, उसके अंदर उसने इस्तेमाल किया है। और बहुत सारे राइटर हैं। नंबर आगे 5, लेकिन ये जो मैंने 5 का जिक्र किया है ये सबसे मशहूर है। नंबर आगे 5 है डिफाइन एपिग्राम। एपिग्राम इसको उर्दू में जुगत बोलते हैं, जुगत, मुख्तसर मज़ाहिया बात, जिसको मंजूम चुटकुला भी कह देते हैं, या अक़वाल ज़री के सिलसिले में भी इसको बोला जाता है। एपिग्राम क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन देखें। आज शॉर्ट पोएम, ये एक छोटी सी पोएम होती है, यह एक फ्रेज, एक जुमला होता है, दैट एक्सप्रेसेस जो बयान करता है, इजहार करता है, एन आइडिया एक नजरिए को बयान करता है, ख्याल को, सोच को, इन अ क्लेवर आर अम्यूजिंग वे, एक अम्यूजिंग वे से और बड़े चालाक अंदाज में, तो उसको हम एपिग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। ये ऑस्कर वाइल्ड का ये एक लाइन है, वो कहता है आई कैन एग्जिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, मैं फितना के सिवा हर चीज का मुकाबला कर सकता हूँ, मैं टेम्पटेशन के सिवाय हर चीज का मुकाबला कर सकता हूँ। तो ये एपिग्राम की एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल देखें, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये बड़ा मशहूर एपिग्राम है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम जो है माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप की पोएम से लिया गया है। इसका दूसरा नाम जो है द रेनबो भी इसको बोलते हैं, द रेनबो भी इसको कहते हैं। ये द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द रेनबो या माई हार्ट लीप्स अप, उससे ये जुमला लिया गया है। द रेनबो के बारे में ये बता दूं, द रेनबो एक नावल का नाम भी है, D.H. लॉरेंस ने लिखा है। और द रेनबो जो है ये क्रिस्टीना रोजेटी की एक पोएम का नाम भी है, और फेलिशिया डोरोथिया हीमैन्स उसकी एक पोएम का नाम भी है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा जेम्स थॉमसन की भी एक पोएम है द रेनबो, तो रेनबो जो है उस पोएम का नाम भी है। नेक्स्ट देखें आगे, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। ये मकूला है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, यानी बगैर दुख उठाए आप सुख हासिल नहीं कर सकते। सेवा बिन मेवा नहीं, यानी जब तक आप तकलीफ नहीं उठाएंगे आप कोई बड़ा जो काम जो है ना वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। तो नंबर आ गया है, ऑल वुमेन बिकम लाइक देयर मदर्स। सारी खवातीन अपनी माओं की तरह बन जाती हैं। दैट इज देयर ट्रेजेडी, ये उनका अलमिया है। नो मैन डज, लेकिन कोई भी आदमी अपने बाप जैसा नहीं बनता। दैट्स हिज, ये उसका अलमिया है। ये जो जुमला है एल्जर्नर ने
ऑस्कर वाइल्ड का मशहूर प्ले है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ऑस्कर वाइल्ड का मशहूर प्ले है, कॉमेडी है। उसमें से ये सेंटेंस लिया गया है और एल्जर्नन इसको जैक को बोलता है। एल्जर्नन इसके अंदर एक कैरेक्टर है, वो जैक को ये जुमला बोलता है, ऑल वुमेन बिकम लाइक देयर मदर्स, दैट इज देयर ट्रेजेडी। ये उनका अलमिया है कि सारी खवातीन अपनी माओ की तरह बन जाती हैं। नो मैन डज, लेकिन कोई शख्स नहीं बनता, आदमी नहीं बनता मर्द। दैट्स इज, ये उसका अलमिया है। इस लाइन का मतलब यह है कि सारी जो खवातीन हैं वो फितरत में अपनी माओ की तरह होती हैं, वो घर की देखभाल करती हैं और उसकी जो पूरी जो ट्रेनिंग है घर की, वो अपने जो जैसे उनकी माएँ उनकी ट्रेनिंग करती हैं, तरबियत करती हैं, इस तरह वो औरतें करती हैं। लेकिन मर्दों का अलमिया ये है कि वो इस तरह नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हु वाज तौफीक रफत। ये तौफीक रफत जो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और भावलपुर यूनिवर्सिटी, इनके सिलेबस में ये शामिल है। तो पीपीएससी में इनके बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए हु वाज तौफीक रफत। तौफीक रफत 1927 में सियालकोट में पैदा हुए और 1999 में लाहौर में फौत हो गए। तौफीक रफत वाज अ पाकिस्तानी इंग्लिश लैंग्वेज पोएट, इंग्लिश लैंग्वेज पोएट था। हु इज रिगार्डेड, इसके बारे में ये पूछा जाता है अक्सर कि हु वाज द पायनियर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड राइटिंग इन पाकिस्तान। तौफीक रफत is regarded the pioneer of English language poetry and writing in Pakistan and the father of Pakistan idiom. पाकिस्तानी idiom क्या होता है? Process of translation and reflection of Pakistani culture, जिसमें पाकिस्तानी कल्चर नजर आए, उसका हेरिटेज नजर आए पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का जो है नेचर, सोसाइटी, और पाकिस्तान के जो कल्चर के ईथोस हैं, यानी पाकिस्तानी कल्चर के बारे में जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है उसको इंग्लिश में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो पाकिस्तानी ईडियम कहलाता है। यानी ऐसी तहरीरें जिनमें पाकिस्तानी कल्चर शो हो, उसका हेरिटेज हो, उसकी सकाफत हो, उसकी नेचर हो, उसकी सोसाइटी हो, उसके रस्म व रवाज मौजूद हो, उसको पाकिस्तानी ईडियम कहा जाता है। तो इसको फादर ऑफ पाकिस्तानी ईडियम तौफीक रफत को कहा जाता है, जो ये पोएट है। ही हैज बीन इवन्ड आउट विद इजरा पाउंड, तो इसको इजरा पाउंड के बराबर, इंग्लिश जो पोएट है इजरा पाउंड उसके बराबर करार दिया जाता है, और इसको पोएट ऑफ लव और पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। तो इसके जो मशहूर जो फेमस वर्क्स हैं, अराइवल ऑफ मानसून, मानसून की आमद, ये 1985 में पब्लिश हुई। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं। फर्स्ट वॉइसेस, इसका ये दूसरी बुक है इसकी, ये भी पोइट्री की है। इसके अंदर 6 पोएट्स फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से 6 पोएट इसके अंदर शामिल है। ये इसका सब टाइटल है 6 पोएट्स फ्रॉम पाकिस्तान। मेजर टाइटल है फर्स्ट वॉइसेस। इसमें जो 6 पोएट कौन कौन से हैं? प्रोफेसर अहमद अली, जुल्फकार घोष, नंबर 3 शाहिद हुसैन, नंबर 4 जो है रियाज कादर, नंबर 5 शाहिद सोहरवर्दी, और नंबर 6 जो है ये खुद जो पोएट तौफीक रफत है ये शामिल है। तो इसका आगे थर्ड जो इसकी बुक है पीसेस ऑफ 8, 1970 में ये पब्लिश हुई, ये भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। नंबर 4 है वर्ड फॉल, 1975 में पब्लिश हुई, ये भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। नंबर 5 है वेडिंग इन द फ्लड, ये भी पोएट्री है। और इसकी जो बेस्ट पोएम है वो है द टाइम टू लव, द टाइम टू लव 1985 में पब्लिश हुई। और जो इसकी फर्स्ट बुक है अराइवल ऑफ द मानसून 1985 में जो पब्लिश हुई, तो उसमें से ये ली गई है बेस्ट पोएम द टाइम टू लव, अराइवल ऑफ द मानसून। और एक चीज और आपको बता दूं, इसकी जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये फर्स्ट बुक की पूछी जाती है, अराइवल ऑफ द मानसून, यही सबसे मशहूर है। आगे हु वाज आमिर हुसैन। आमिर हुसैन कौन था? तो आमिर हुसैन ये 19
55 में कराची में पैदा हुआ और अभी तक हयात है। पाकिस्तानी इंग्लिश लैंग्वेज शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्रिटिक एंड एसेइस्ट है। इसने 2 नावल लिखे हैं। इसका फर्स्ट नावल जो है द क्लाउड मैसेंजर है, जो 2011 में पब्लिश हुआ, और दूसरा इसका नावल है अनदर गुलमहार ट्री, जो 2009 में छाया हुआ। अब इसकी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज कौन कौन सी हैं, शॉर्ट स्टोरीज इसने कौन कौन सी लिखी। नंबर 1 है मिरर टू द सन, जो 1993 में पब्लिश हुई। नंबर 2 है दिस अदर सॉल्ट, ये 1999 में पब्लिश हुई। और 3 नंबर पे है टर्कोइज, जो 2002 में पब्लिश हुई। चौथी जो स्टोरी है इसकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है वो है कैक्टस टाउन, जो 2003 में पब्लिश हुई। और इसकी 5वीं जो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है इंसोमेनिया ये 2007 में 2007 में पब्लिश हुई। और 6 जो है इसकी है द स्वॉन्स वाइफ, ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। नेक्स्ट जो है आगे द मिरर टू द सन, ये बता दिया मैंने 1993 में पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है आगे, हु वाज जुल्फकार घोष, ये जो तौफीक रफत हो गई, आमिर हुसैन हो गया, तौफीक रफत पोएट और आमिर हुसैन और जुल्फकार घोष, ये तीनों जो हैं अपना भावलपुर साइड के जो हैं वो राइटर हैं और उस साइड के जो भावलपुर यूनिवर्सिटी है उनके सिलेबस में शामिल हैं। ये जो तौफीक रफत था, इसका मशहूर जो शायर है इंग्लिश का पाकिस्तानी है वो मिस्टर अथर ताहिर है या ताहिर अथर है, मिस्टर ताहिर अथर, वो भी उर्दू इंग्लिश का मशहूर शायर, इसका शागिर्द था वो। नंबर 8 है हु वाज जुल्फकार घोष, जुल्फकार घोष कौन था। जुल्फकार घोष सियालकोट में पैदा हुआ 1935 में और 2022 में टेक्सास अमेरिका में फौत हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस डायस्पोरा नॉवलिस्ट। डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा ये होता है कि कोई पाकिस्तानी और पाकिस्तान को छोड़ के किसी गैर मुल्क में और में आबाद हो जाए, या कोई अफगानिस्तान का हो वो अमेरिका में चला जाए, इंडिया का हो वो अमेरिका में इंग्लैंड में चला जाए। डायस्पोरा का मतलब होता है डिस्पर्शन, यानी अपने मुल्क के छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाना। तो जुल्फकार घोष 1935 में पैदा हुआ अपना सियालकोट में, 2022 टेक्सास अमेरिका में फौत हो गया। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस डायस्पोरा नॉवलिस्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद ये जो है अपना बैरून मुमालिक जो है, जब पाकिस्तान और इंडिया 2 मुल्क अंग्रेजों से आज़ाद हुए तो ये चला गया। नॉवलिस्ट है, पोएट है, एसेइस्ट है, राइटर है और ये क्रिटिक है। ही राइट्स इन सरियलिस्ट मोड ऑफ लैटिन अमेरिकन फिक्शन, ये लैटिन अमेरिकन फिक्शन में सरियलिस्ट के तौर पर लिखता है। सरियलिज्म एक तहरीक थी और सरियलिज्म क्या थी? फौके हकीकत। सरियलिज्म कहते हैं सुपर रियलिटी, यानी ऐसी हकीकत जो हकीकत से मुहावरा हो, मुहावरा हकीकत, फौके हकीकत, यानी जिसको अकल ना मानती हो, और जो सिर्फ ये 20वीं सदी की तहरीक थी, अदबी तहरीक, और ये गैर मंतकी ख्यालात जो है ना इन पर, इनके इजहार पर ये मबनी तहरीक थी। इन मैजिकल रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म क्या होता है? यानी स्टोरीज में या नॉवेल्स में ऐसी रियलिटी दिखाना जो जादुई हो, बंदे को जादुई लगे, मैजिकल दिखाई दे, और उसके अंदर ब्लेंडिंग हो, फैंटेसी यानी फरेब नज़र, वहम उसके अंदर शामिल हो, और हार्श रियलिटी, हार्श रियलिज्म हो, यानी सख्त किस्म की उसके अंदर हकीकत पसंदी हो। तो इसकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स कौन कौन सी हैं? लॉस ऑफ इंडिया 1964 में पब्लिश हुई। नंबर 2 है जेट्स फ्रॉम ऑरेंज 1967 में पब्लिश हुई। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं। इसकी 4 जो है ना कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, और चौथी है आ मेमोरी ऑफ एशिया 1984 में जो पब्लिश हुई। अब इसके 2 नावल हैं आगे, द कंट्रडिक्शंस 1966 में ये पब्लिश हुआ, द मर्डर ऑफ अजीज खान, ये जो 2 नावल इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं और पेपरों में अक्सर आते हैं। द कंट्रडिक्शंस और दूसरा है द मर्डर ऑफ अजीज खान 1969 में ये पब्लिश हुआ। इसकी एक ऑटोबायोग्राफी इसने लिखी है, उसका नाम है कन्फेशंस ऑफ अ नेटिव अलाइन 1966 में पब्लिश हुई। एक इसने ट्रायोलॉजी लिखी है। ट्रायोलॉजी क्या होती है? सेट ऑफ 3 नॉवेल्स
रिलेटेड नावल, जो ऐसा एक सेट होता है जो 3 ड्रामे या नावल पर मुश्तमिल होता है और आपस में वो नावल जो है या ड्रामे जो है वो रिलेट करते हैं। तो इसकी ट्रायलॉजी नावल की है, तो उसका नाम है द इनक्रेडिबल ब्राजीलियन। द इनक्रेडिबल ब्राजीलियन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसने ऐसे लिखे हैं बैकेट्स कंपनी। ये बैकेट्स कंपनी 2009 में पब्लिश हुई। ये इसके जो पर्सनल और लिटरेरी एसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स? लिसानियात की 3 बड़ी बड़ी शाखें, टाइप्स कौन कौन सी? 3 मेन टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर, नंबर 1 मॉर्फोलॉजी, जिसको शक्लियात या सूरियात कहते हैं। नंबर 2 है सिंटैक्स और नंबर 3 जो है सिमांटिक्स। सिंटैक्स क्या है? ये जुमलों की साख्त का मुतालिया होता है। और सिमांटिक्स क्या है? ये जो इल्म उलमानी यानी मफहूम अल्फाज का मुतालिया है। तो इस तरह मेन टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक जो है ना वो 3 है। नंबर 1 मॉर्फोलॉजी, नंबर 2 सिंटैक्स और नंबर 3 सिमांटिक्स। नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, हु काइंड द टर्म मॉर्फोलॉजी? जो लिंग्विस्टिक की मेजर जो टाइप है मॉर्फोलॉजी, इसको किसने तराशा? इसका ओरिजिनेटर कौन है? बानी कौन है? आंसर है इसका जर्मन लिंग्विस्ट, जर्मन माहिर लिसानियात ऑगस्ट स्लाइकर। ऑगस्ट स्लाइकर, जर्मन लिंग्विस्ट ऑगस्ट स्लाइकर, जो 1821 में पैदा हुआ और 1868 में फौत हो गया। जर्मन लिंग्विस्ट ऑगस्ट स्लाइकर काइंड ने तराशा द लिंग्विस्टिक टर्म, लिंग्विस्टिक की इस टर्म मॉर्फोलॉजी को इन 1859 में, 1859 में जर्मन लिंग्विस्ट ऑगस्ट स्लाइकर ने मॉर्फोलॉजी की जो टर्म है इसको 1859 में तराशा, काइंड किया। और इस जिस बुक में इसने इसको लिखा उस बुक का नाम था A Compendium of the Indo-European Languages। A Compendium of the Indo-European Languages। क्वेश्चन नंबर 11 है, What is the origin or etymology of the term morphology? मॉर्फोलॉजी की एटमोलॉजी क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, यानी ये लफ्ज कहाँ से निकला है, इसकी मशतक क्या है? द टर्म मॉर्फोलॉजी वाज डिराइव्ड, इसको अखज़ किया गया फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, यूनानी अल्फाज मॉर्फ, जिसका मतलब है विच मीन्स शेप और फॉर्म, एंड लोगोस, लोगोस दूसरा लफ्ज है लोगोस, विच मीन्स स्टडी और इन्वेस्टिगेशन। यानी जो टर्म है मॉर्फोलॉजी, ये ग्रीक के 2 अल्फाज मॉर्फ प्लस लोगोस दोनों का मजमुआ है। मॉर्फ का मतलब होता है शेप और फॉर्म, जबकि लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग और इन्वेस्टिगेशन। अब इसकी डेफिनेशन है डिफाइन मॉर्फोलॉजी। सादा लफ्जों में मॉर्फोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का जो मुतालिया होता है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, अल्फाज किस तरह बनते हैं उनकी साख्त का जो मुतालिया है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ वर्ड्स फॉर्म, अल्फाज की शक्ल का मुतालिया, और द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाज की साख्त जो है इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी कहलाती है। मॉर्फोलॉजी स्टडीज, इसकी दूसरी डेफिनेशन है मॉर्फोलॉजी स्टडीज मुतालिया करती है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, जो अल्फाज की अंदरूनी साख्त होती है उनके अंदर, लफ्ज़ों के अंदर जो अंदरूनी चेंजेस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है अल्फाज की, एंड देयर मीनिंग पार्ट्स, और उनके जो मीनिंगफुल पार्ट्स हैं, बामानी अल्फाज हैं, उनको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी स्टडीज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंगफुल पार्ट्स। इसकी अगली डेफिनेशन और है फॉर्मेशन इनटू वर्ड्स, अल्फाज की तश्कील,
इंक्लूडिंग जिसमें इन्फ्लेक्शन, डिराइवेशन एंड कंपोजिशन शामिल है। ये तीनों लफ्ज हैं, इन्फ्लेक्शन, डिराइवेशन और कंपोजिशन। ये इन्फ्लेक्शन जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। आगे इसकी एक और डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड देयर रिलेशन, यानी अल्फाज की साख्त का मुतालिया और उनका दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक, एंड देयर रिलेशन टू अदर वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, यानी द स्टडी ऑफ वर्ड्स या द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है? उर्दू में इसको सरफिया कहते हैं, मॉर्फीम। और दूसरे आसान लफ्जों में मॉर्फीम का मतलब होता है लफ्जी वक्फे, कि एक लफ्ज के अंदर कितने वक्फे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है ब्यूटीफुल, उसके अंदर ब्यूटीफुल ये 3 वक्फे आए हैं, यानी ब्यूटीफुल ये 3 लफ्जे आए हैं, वक्फे आए हैं। इन 3 वक्फों को यानी जो लफ्जी वक्फे हैं इनको हम मॉर्फीम कहते हैं, और दूसरे लफ्जों में इनको हम ग्लोसीम भी कहते हैं, ग्लोसीम। मॉर्फीम का दूसरा जो नाम है वो ग्लोसीम है। अब इसकी डेफिनेशन देखें, यानी मॉर्फीम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। आप कोई मीनिंगफुल अल्फाज बोलते हैं तो वो जो बामानी अल्फाज हैं उनको हम मॉर्फीम बोलेंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मॉर्फीम। और अब इसकी मजीद डेफिनेशन देखें, द मिनिमल ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी जुबान के कम से कम यूनिट जो मिनिमल यूनिट है ग्रामर का, उसको हम मॉर्फीम बोलेंगे। इसकी अगली डेफिनेशन देखें, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। आपके अल्फाज का छोटे से छोटा हिस्सा एसोसिएटेड विद सम मीनिंग, जिसके अंदर कुछ मीनिंग हो, यानी वो बामानी लफ्ज हो, बेमानी ना हो, मीनिंगलेस ना हो, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन देखें, मॉर्फीम्स आर द मिनिमल यूनिट्स ऑफ वर्ड्स। यानी ये अल्फाज बामानी अल्फाज के एक ऐसा कम से कम अल्फाज के एक ऐसा मजमुआ होता है दैट हैव अ मीनिंग, जिसका कोई मानी हो, एंड दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, और जिसको हम मजीद डिवाइडेड ना कर सकें। अगर हम मजीद डिवाइड करेंगे तो वो बेमानी हो जाएगा। मैं अभी एग्जांपल देता हूं उसकी। अगली डेफिनेशन देखें, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जुबान का छोटी सी इकाई, दैट हैज इट्स ओन मीनिंग, जिसके अपने मानी हो, यानी वो किसी से उधार ना लिए हो उसने, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द वर्ड अनफेथफुल, एक वर्ड है अनफेथफुल, अनफेथफुल। अब इसके अंदर कितने वक्फे हैं? अन 1 हो गया, फेथ 2 हो गए और फुल 3 हो गए। तो ये जो लफ्जी वक्फे हैं अनफेथफुल, ये जो लफ्जी वक्फे हैं, इन लफ्जी वक्फों को हम मॉर्फीम बोलेंगे। ये देखें, जैसे अनफेथफुल है, अनफेथ और फुल। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन फोन। फोन क्या होता है लिंग्विस्टिक में? वैसे तो टेलीफोन होता है, मोबाइल फोन होता है, उसकी बात नहीं हो रही। लिंग्विस्टिक में फोन क्या होता है? सादा जो आवाज होती है उसको फोन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, आ डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड, आप एक वाज़े गुफ्तारी आवाज, आ डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड, एक वाज़े गुफ्तारी आवाज इज कॉल्ड फोन। फॉर एग्जाम्पल, एक जो लफ्ज है जैसे स्पिन, SPIN, स्पिन हैज 4 फोन्स, इसके अंदर 4 फोन्स हैं, 4। देखें, S, P, I और N, तो ये चारों आवाजों से मिलकर ये वाज़े आवाज है। S की अलग आवाज है, P की अलग आवाज है, I की अलग आवाज है, N की अलग आवाज है।
तो इसको इसको जो इंटरनेशनल फोनेटिक स्टाइल है उसमें इस तरह लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर दे के, एस और पी और आई एन, इस तरह जो फोन जो है a distinct speech sound is called phone. For example, the word spin has 4 phones, number 1 S, number 2 P, number 3 I और number 4 N. क्वेश्चन नंबर 15 देखें, डिफाइन मॉर्फ। मॉर्फ क्या होता है लिंग्विस्टिक में? आ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ फोन्स, पीछे मैंने फोन्स की तारीफ की है। आ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ फोन्स यानी आवाजों का एक बामानी ग्रुप, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स, जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता छोटे छोटे यूनिट्स में, और मजीद यूनिट्स में उसको हम मॉर्फ कहते हैं। सेकंड, इसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन अ वर्ड कैन बी सेगमेंटेड, जब किसी लफ्ज को आप टुकड़ों में बांट दें इनटू पार्ट्स, तो वो जो बटे हुए टुकड़े होते हैं, दीज पार्ट्स ऑफ अ वर्ड, अल्फाज के वो टुकड़े जो आपने डिवाइड किए होते हैं, सेगमेंटेड किए होते हैं, जिनको आपने डिवाइड किया होता है, उनको हम आर कॉल्ड मॉर्फ्स कहलाते हैं, वो मॉर्फ्स कहलाते हैं। इसके आगे थर्ड डेफिनेशन देखें, अ वर्ड सेगमेंट, एक लफ्ज का हिस्सा, टुकड़ा, सेगमेंट, दैट रिप्रेजेंट्स, जो जाहिर करता हो, वन मॉर्फीम, एक लफ्जी वक्फे को जो जाहिर करता हो, अ वर्ड सेगमेंट, अल्फाज का एक ऐसा टुकड़ा, दैट रिप्रेजेंट्स, जो जाहिर करता हो, वन मॉर्फीम, एक लफ्जी वक्फे को यानी ग्लोसीम को, इन साउंड, आवाज में या राइटिंग तहरीर में, इज कॉल्ड मॉर्फ, उसको हम मॉर्फ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड, जैसे एक लफ्ज है इनफेमस, एक होता है फेमस, मशहूर, इनफेमस जो मशहूर ना हो, गुमनाम, आर अनफेथफुल। आपको दो एग्जाम्पल दिए, दो वर्ड दिए, एक तो इनफेमस और दूसरा अनफेथफुल। ये दोनों जो लफ्ज हैं, इनमें से हर एक इज मेड अप ऑफ 3 मॉर्फ्स, इन हर एक में 3 मॉर्फ्स हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं, यानी मॉर्फ किसको कहते हैं? इन। अब अगर आप इनको मजीद डिवाइड करेंगे, मिसाल के तौर पे आप इनको, आप ये इन वर्ड है, इसको और मजीद तोड़ें, आई कर दें और फिर एन कर दें, तो आई और इन, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए कहा है कि व्हेन अ वर्ड कैन नॉट बी सेगमेंटेड, जब किसी लफ्ज को इनटू पार्ट्स, उसके मजीद और हिस्सों में ना तकसीम किया जा सके, डिवाइड ना किया जा सके, उसके मजीद टुकड़े ना किए जा सकें, तो ये जो टुकड़े होते हैं जिनको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, इनको मॉर्फ कहते हैं। जैसे इनफेमस एक लफ्ज है, इनफेमस, इसमें एक मॉर्फ इन है, दूसरा फेम है और तीसरा अस है। इस तरह अनफेथफुल में एक अन है, दूसरा फेथ है और एक फुल है। ये जो तीनों लफ्ज हैं, इन, फेम और अस, और इधर अन, फेथ और फुल, ये तीनों जो अलग अलग वर्ड हैं, ये मॉर्फीम है। ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स, ये हर एक इनमें से एक जो है मॉर्फ की नुमाइंदगी कर रहा है, एक उसकी मॉर्फीम की, ग्लोसीम की नुमाइंदगी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 नंबर, डिफाइन एलोमॉर्फ। एलोमॉर्फ की तारीफ करें। एलोमॉर्फ क्या होता है? मॉर्फ तो ये हो गया जो मैंने बता दिया, जैसे इन है, फेम है, अस है, या अन है, फेथ है, फुल है, ये मॉर्फ हो गए। एलोमॉर्फ का मतलब, एलो का मतलब होता है नॉट, यानी जो मॉर्फ ना हो। एलोमॉर्फ का मतलब जो मॉर्फ ना हो। एलोमॉर्फ आर डिफरेंट फॉर्म, मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, और मॉर्फीम्स, लफ्जी वक्फों की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, यानी ग्लोसीम की, दैट हैव द सेम मीनिंग, जिनका मीनिंग एक हो। उनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, स्पेलिंग डिफरेंट हो सकते हैं,
लेकिन उनके मीनिंग एक हो, उनको हम एलोमॉर्फ कहते हैं। अब एक और इसकी ये डेफिनेशन देखें, एलोमॉर्फ इज अ वेरिएंट फोनेटिक फॉर्म, एक मुख्तलिफ फोनेटिक सौती शक्ल होती है, फोनेटिक फॉर्म होती है, ऑफ अ मॉर्फीम, एक लफ्जी वक्फे की, आर अ यूनिट ऑफ मीनिंग, या मानी के एक इकाई की, जैसे इन फेमस में या अनफेथफुल में अन और फेथ और फुल है। दैट वेरी, जो मुख्तलिफ होता है, इन साउंड, आवाज में, एंड स्पेलिंग, और स्पेलिंग में, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। इसके एक और एग्जांपल देख लें, वो डेफिनेशन, एन एलोमॉर्फ इज अ फोनेटिक वेरिएंट फॉर्म, एलोमॉर्फ जो है एक सौती फोनेटिक वेरिएंट मुख्तलिफ फॉर्म में शक्ल है, ऑफ अ मॉर्फीम, एक लफ्जी वक्फे की, समटाइम बाद का मॉर्फीम्स यानी लफ्जी वक्फे चेंज देयर साउंड, अपने आवाज चेंज कर लेते हैं और अपने स्पेलिंग भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता। इस तरह ईच ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स, ये जितनी भी मुख्तलिफ फॉर्म्स होगी, चाहे उनके स्पेलिंग मुख्तलिफ हो और साउंड मुख्तलिफ हो, ईच ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स, ये जो सारी की सारी एलोमॉर्फ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मिसाल देता हूं, द प्लूरल मॉर्फीम, एक प्लूरल मॉर्फीम है, जमा का मॉर्फीम यानी एस, एस मॉर्फीम है इन इंग्लिश में, इसके जो है 3 एलोमॉर्फ हैं, एस के 3 यानी 3 एलोमॉर्फ्स हैं। कौन कौन से हैं? एस ये वाला, और जेड, और आई और जेड। अब इनकी मिसालें देखें, जैसे कैट्स, कैट्स के एंड में एस आया, लेकिन एस की सीन की आवाज दे रहा है। लेकिन अब डॉग्स, अब डॉग्स के एंड पे भी एस आया, लेकिन ये जेड की आवाज दे रहा है। इधर कैट्स एस की आवाज दे रहा है, इधर डॉग जो है वो जेड की आवाज दे रहा है। एंड बसेस, अब इसके एंड पे भी ये जो है एस आया है, तो लेकिन ये आई जेड की बसेस की आवाज दे रहा है। इस तरह ये जो एस है इंग्लिश में एस, ये जो है एस, इसके 3 एलोमॉर्फ्स हैं, एक एस, जेड और आई जी। अब एक और मिसाल देखें, जैसे एक वर्ड है इर, आई आर इर, और एक इम और एक इन, ये तीनों को तीनों ऑल मीन्स नॉट, इन तीनों का मतलब, लेकिन दोबारा फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है, एक आई आर है, एक इम है और इन है। ये आई आर की और साउंड है, इम की और साउंड है, इन की और साउंड है। ये जो तीनों वर्ड हैं आई आर, आई एम और इन सब का मतलब नॉट होता है, इसलिए एलोमॉर्फ का मतलब नॉट होता है। अब देखें, जैसे इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, अब ये जो है आई आ गया, इर्रेगुलर जो रेगुलर ना हो यानी नॉट रेगुलर। आगे ये इम है, पॉसिबल से इम्पॉसिबल, जो मुमकिन ना हो। इस तरह ये कंप्लीट के आगे इन लगा दिया, तो ये इन जो है ये नॉट के मीनिंग दे रहा है। अब ये देखें, ये इर, एम और इन, ये तीनों की आवाज जो है वेरिएंट है, मुख्तलिफ है, स्पेलिंग मुख्तलिफ है, इनके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ है और आवाज भी इनकी मुख्तलिफ है। यानी देखें, आप फोनेटिक वेरिएंट फॉर्म है, ये फोनेटिक सौती वेरिएंट तगैयर पजीर, ये चेंज हो जाती है। यहाँ पे ये इर पढ़ा जा रहा है, ये इम पढ़ा जा रहा है, ये इन पढ़ा जा रहा है। ये तीनों की तीनों फोनेटिक वेरिएंट फॉर्म ऑफ मॉर्फीम, यानी ये जैसे आई आर एक मॉर्फीम है, इम दूसरा है, और इन तीनों की आवाज जो है ना वेरिएंट है, मुख्तलिफ है, और इनकी जो स्पेलिंग भी मुख्तलिफ है, साउंड भी मुख्तलिफ है, लेकिन इन सब का मीनिंग ऑल मीन्स नॉट है। अब ये देखें एक और एग्जांपल, आई बॉट एन एप्पल एंड अ पेयर, मैंने एक सेब और एक पेयर नाशपाती खरीदी। अब यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक ये एन इस्तेमाल हुआ है और एक ए इस्तेमाल हुआ है। इनको ग्रामर में दोनों को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं
और तीसरा जो आर्टिकल दी है उसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो ये जो ए और एन है ये एलोमॉर्फ है, एलोमॉर्फ है तीनों। अब ये देखें, आई बॉट एन एप्पल। अब ये एप्पल जो है ए वावल है, ये वावल से शुरू हुआ है, ये वावल साउंड से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पे एन पढ़ा है हमने। और ये पी जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ है, इसलिए इसको इससे पहले हमने ए लगाया। अब ये दोनों ए और एन, यानी इसकी ए की साउंड और है और एन की साउंड और है, दोनों के स्पेलिंग भी वेरिएंट है, मुख्तलिफ हैं। इसका एन का और स्पेलिंग है, ए का और स्पेलिंग, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों ए और एन का मतलब एक होता है, और ये सारे के सारे एलोमॉर्फ्स हैं। नंबर 17 देखें, द केमिकल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन। मसनूई बारिश बरसाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 सिल्वर नाइट्रेट, नंबर 2 सिल्वर क्लोराइड, नंबर 3 सिल्वर आयोडाइड, नंबर 4 सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सी नंबर सही है, सी करेक्ट दुरुस्त है, सी जो सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द फेमस बुक स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय, मशहूर किताब स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान। नंबर 2 सैयद अमीर अली, नंबर 3 आरिफा इशफाक, और नंबर 4 है मौलाना जफर अली खान। तो ये सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली ने मशहूर किताब स्पिरिट ऑफ इस्लाम लिखी। नंबर आगे 19 है, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी की किताब बाले जिब्रील का सबसे पहले क्या नाम रखा था? तो उन्होंने इसका नाम निशाने मंजिल रखा था। नंबर आगे 20 है, मुसव्वरे गम किस शख्सियत को कहा जाता है? कौन सा शायर है, नसर निगार है, पोइट है जिसको मुसव्वरे गम कहा जाता है? तो मुसव्वरे गम अल्लामा राशिदुल खैरी को मुसव्वरे गम कहा जाता है। आगे नंबर क्वेश्चन आगे 21 है, मुसव्वरे फितरत किस शायर को कहा जाता है? कौन सा शायर है या नसर निगार है जिसको मुसव्वरे फितरत कहा जाता है? तो मुसव्वरे फितरत का खिताब ख्वाजा हसन निजामी को मिला। ख्वाजा हसन निजामी को मुसव्वरे फितरत कहा जाता है। आगे है नंबर 22 है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड इज ब्राजील, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा है। तो सबसे ज्यादा कॉफी जो है ब्राजील में पैदा होती है, एक जो है ये जो दुरुस्त है। नंबर आगे 23 है, 23 नंबर, जैन ऑस्टन नावल, जैन ऑस्टन का जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि 1813 में पब्लिश हुआ, डिपेक्ट्स टोटल मैरिजेस। उसके अंदर कुल कितनी शादियां जो है डिपेक्ट की गई हैं, यानी कितनी शादियों का जिक्र किया गया है? 4, 5, 6 या 7। तो बी जो करेक्ट है, 5 मैरिजेस का उसके अंदर जिक्र किया गया है। आगे नंबर आगे 24 है, टू बिकम अ पोएट, शायर बनने के लिए जॉन कीट्स गिव अप। जॉन कीट्स ने कौन सा पेशा छोड़ा? टीचिंग छोड़ी, फार्मिंग छोड़ी, इंजीनियरिंग छोड़ी या मेडिसिन? तो मेडिसिन डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था, डॉक्टरी उसने छोड़ दी, डॉक्टरी मेडिसिन का करियर उसने छोड़ दिया। 25 है, हु कॉल्ड द पोएट ऑफ 9 o'clock इन द मॉर्निंग। 9 पोएट ऑफ 9 o'clock इन द मॉर्निंग किसको कहा जाता है? नंबर 1 है रॉबर्ट ब्राउनिंग को, नंबर 2 रुडयार्ड किपलिंग को, नंबर 3 इजरा पाउंड को, और नंबर 4 रॉबर्ट ब्रिजेस को। तो इसका आंसर रॉबर्ट ब्रिजेस है। रॉबर्ट ब्रिजेस को द पोएट ऑफ 9 o'clock कहा जाता है, द पोएट ऑफ 9 o'clock इन द मॉर्निंग, जबकि थॉमस हार्डी को पोएट ऑफ मिडनाइट कहा जाता है। थॉमस हार्डी जो नॉवेलिस्ट और पोएट है उसको पोएट ऑफ मिडनाइट कहा जाता है, जबकि रॉबर्ट ब्रिजेस उसको द पोएट ऑफ 9 o'clock इन द मॉर्निंग कहा जाता है। और आपको ये बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लिटरेचर के अंदर रॉबर्ट ब्रिजेस वाहिद वो राइटर था जो डॉक्टर था और हाजिर सर्विस डॉक्टर था। पहले उसने डॉक्टरी की, बाद में बहुत देर बाद ये
पोइट्री की तरफ रुजू हुआ। और एक और क्वालिटी इसके अंदर ये थी कि ये पोएट लॉरिएट भी था, और 1913 में ये पोएट लॉरिएट बना, और फिर अपनी वफात यानी 1930 यानी 1930 तक ये पोएट लॉरिएट रहा। थैंक यू।